तो बच्चों आज हम बात करेंगे असेसमेंट वर्कशीट नंबर 16 के बारे में। सब्जेक्ट आपका मैथ क्लास 10 जो कि आपको 7 मार्च को प्रोवाइड किया गया। ये आपका 20 नंबर का टेस्ट है। वीडियो थोड़ा लेट प्रोवाइड हो रही है क्योंकि स्कूल खुल गए हैं, स्कूल में भी मतलब पढ़ाना होता है तो ध्यान में रखना। तो ये मान के चलो टर्म 2 के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आपके आए हुए हैं, तो केवल लिखने से मतलब मत रखना, अच्छे से इसको समझना ताकि पेपर में गलती ना हो। पहला क्वेश्चन क्या है, ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन x² - x - 6 = 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। अब आंसर देखो, ध्यान से समझना, वीडियो लंबी है, स्किप बिना किए समझना, ठीक है। तो देखो आंसर नंबर 1 देखो ध्यान से। तो जब भी प्रकृति की बात हो तो समझ लो d = b² - 4ac फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो इसके लिए ज़रूरत होती है b की, a की, c की। तो इसी में स्टार्टिंग वाला a होता है तो a एक हाइड है, एक आ जाएगा। फिर उसके बाद b होता है तो माइनस के साथ x है तो -1 हो जाएगा, ठीक है ना, -1। उसके बाद जो बचता है c होता है, c -6 है तो -6 हो जाएगा। ये समझ में आया, क्योंकि इसको जब ax + bx + c = 0 के रूप में कन्वर्ट करोगे तो यही निकलेगा a = b = c =, ठीक है, ध्यान रखना। और ये चीज़ ध्यान में रखना, ये आपको लिखना नहीं है। अगर d = 0 निकले तो मूल वास्तविक तथा समान लिखते हैं। अगर d 0 से बड़ा हो तो मूल वास्तविक और अलग अलग होंगे, ये लिखते हैं। अगर d 0 से छोटा हो मतलब माइनस में आ जाए आंसर तो मूल काल्पनिक है, ये लिखते हैं। ये प्रकृति में ध्यान रखते हैं, प्रकृति के लिए नोट है, ध्यान रखना, ठीक है ना ये चीज़। तो देखो क्या करेंगे, यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, b² तो -1 का स्क्वायर, 4ac 4 पर 4, a पर 1, c पर -6, टोटल मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस प्लस, 24 आएगा, 24 1 25, प्लस का आया तो प्लस के लिए क्या यूज़ करोगे, d 0 से बड़ा है यानी 25 आ रहा है, 0 से बड़ा है तो लिखेंगे मूल वास्तविक और अलग अलग होंगे। समझ में आया तीनों कंडीशन, ये ध्यान में रखना, ये लिखना नहीं है, नोट में समझ लेना, ठीक है। आंसर 1 क्लियर है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्वेश्चन नंबर 2 है 7.8 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड खींचे, उसे अनुपात 2:1 में विभाजित कीजिए। कई बार ऐसे क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है ना, पिछले असेसमेंट में भी आया था। तो देखो इसका आंसर कैसे करोगे। सबसे पहले देखो 7.8 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचो, ठीक है, ये लिखा है AB, ध्यान देना। उसके बाद में नीचे की तरफ 60 डिग्री का एंगल बनाओ, मैंने पेन से बना रखा है, आप अच्छे से बनाना नाप कर, ठीक है ना। और उसके बाद में इसको 3 बराबर चाप में काटना, अपने आप कोई दूरी लो, केंद्र A को मानो यानी नोक A पर रखो, एक चाप लगाओ, फिर इसको केंद्र मानो, दूसरा चाप लगाओ, फिर इसको केंद्र मानो, तीसरा चाप लगाओ, और ये रेखा क्या हो जाएगी, x मान लिया इसको, इस पे नाम लिख दो A1 A2 A3। ध्यान रखना यहाँ पर x1 x2 x3 भी लिख सकते हो अपनी मर्जी से, ठीक है। अब ये बताओ मैंने 3 चाप क्यों लगाया, तो देखो कितने में डिवाइड करना, 2:1 यानी 2:1 है, तो मतलब 2 + 1 = 3, तो इसीलिए 3 चाप इसमें लगाया, ठीक है ना, बराबर दूरी से, ठीक है, 3 लगेगा। अब देखो ध्यान से, 2 को पहले A1 A2 को मिला दो, उसके समांतर एक रेखा खींचो जो C पर मिलेगी AB को, और फिर A3 को भी समांतर खींचो, B से मिलाओ, ठीक है ना। तो ये देखना, ये 2 ये 1 होगा, तो रेशियो में क्या निकलेगा, ये क्या है, ध्यान से देखो AC, तो AC रेशियो CB क्या निकलेगा, यानी BC CB एक ही है, तो ये 2 निकलेगा और ये 1 निकलेगा, ये ध्यान में रखना आप, ठीक है ना, ये करना है इसे अच्छे से, ठीक है ना। 3 A1 A2 A3 पता है क्यों लगाया गया, क्योंकि ये 2 + 1 = 2 1 3, इसीलिए 3 रेशियो में होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 3 है, किसी बेलन की ऊंचाई और शंकु की ऊंचाई की 2 गुनी है, ठीक है ना। यदि बेलन तथा शंकु की त्रिज्या समान हो तो उनके आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। आंसर देखो, आंसर 3 देखो, आंसर नंबर 3, बेलन और शंकु की त्रिज्याएं समान है, ठीक है। अगर शंकु की ऊंचाई h1 मानते हैं तो बेलन की ऊंचाई 2 गुनी है तो 2h1 हो जाएगी, ठीक है। तो अनुपात बेलन का आयतन बटे शंकु का आयतन, बेलन के आयतन का फॉर्मूला πr² h1 और शंकु का 1/3 πr² h1। देखो ध्यान से, पाई से पाई कटेगा, r² से r² कटेगा। अब h1 नहीं काटेंगे, वैल्यू पता है क्योंकि इसी से हमको आंसर निकालना है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर ऊपर h1 जो है, h1 देखो ध्यान से, h1 बराबर है बेलन के लिए 2h1 के, है ना, ये 2 गुना।
तो ऊपर 2H1 हो जाएगा, H1 की वैल्यू क्योंकि ये तो पूरा कट गया, और नीचे क्या बचा 1/3 H1, 1/3 H1 नीचे लिखा गया है। तो आगे क्या करोगे ध्यान से समझो, 1/3 H1 जब ये लिखा हुआ है नीचे तो बराबर क्या होगा 1/3 का उल्टा हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो 2 के साथ लग जाएगा, 2 गुणे 3 ऊपर हो जाएगा, बटे 1 नीचे बचेगा, तो H1 ही बचेगा, 1 का कोई मतलब नहीं होता है। तो फिर ये H1 से H1 कटेगा, तो 2 3 6 और नीचे आएगा 1, ठीक है। तो 6:1 आंसर आ जाएगा। समझ में आया बच्चों? आगे देखो, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। जहाँ पर डाउट होगा तुरंत बताना। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, कह रहा है किसी समांतर श्रेणी का सातवां पद उसके तीसरे पद के 2 गुने से 5 अधिक है। यदि इस समांतर श्रेणी का 11वां पद 43 है, ठीक है ना, तो समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात कीजिए। तो आंसर नंबर 4 देखो ध्यान से, an बराबर क्वेश्चन मार्क हमको निकालना, और an का फॉर्मूला होता है, नोट में मैंने लिख दिया, ध्यान रखना, ये निकालना है। तो इसके लिए हमें a का पता होना चाहिए, d का पता होना चाहिए, जो कि पता नहीं है। तो ध्यान रखना, सबसे पहले जो निकालना होता है उसका फॉर्मूला सोचते हैं, तो हमें a d निकालना था। देखो प्रश्नानुसार देखा, a क्या दे रखे हैं, प्रश्नानुसार दे रखे हैं A7 दूसरे पद के, ठीक है ना, नहीं A3 यानी तीसरे पद के 2 गुने से 5 अधिक है, तो यही हो जाएगा 2A3 + 5। तो ध्यान से देखो, दूसरा दे रखे हैं 11वां पद, A11 दे रखे हैं कितना, A11 दे रखे हैं 43। तो इसको देखो, इसके अकॉर्डिंग ध्यान से समझना, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, ठीक है ना। A7 बराबर ये लिख दिया गया जो लिखा था यहाँ पर, ये प्रश्नानुसार आया, देख लेना ध्यान से। A7 की जगह लिख सकते A + 6D, ये फॉर्मूला होता है। अगर मान लो A6 होता तो लिखते A + 5D, लेकिन A7 है तो A + 6D, यानी ये एक कम चलता है, ध्यान रखना, ठीक है ना। आगे 2A3, 2 पर 2, A3 की जगह लिख सकते हैं A + 2D, ये A3 का फॉर्मूला है A3 निकालने का, ये भी दिमाग में रखना, ठीक है ना। तो A3 को हटाकर A + 2D रख दिया गया, +5 पे 5, ठीक है। आगे देखो, तो ब्रैकेट तोड़ेंगे, 2A और 2 2 4D हो गया, +5, A को A की साइड लाएंगे, 6D को इस साइड लाएंगे माइनस का, ठीक है। आगे सोल्व करेंगे, ध्यान से देखो, आगे सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, -A बराबर -2D, 2D इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, तो -A + 2D बराबर कितना आएगा, इक्वल 5, इक्वेशन 1, समीकरण 1 मान लेंगे इसको। अब क्वेश्चन में और निकाला था, क्या निकाला था, A11 = 43, तो इसके अकॉर्डिंग हम इसका फॉर्मूला बनेगा A11 का A + 10D लिख सकते हैं ना, बराबर 43, समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को घटाएंगे, यहाँ विलोपन इस्तेमाल कर रहे हैं, तो समीकरण 1 ये है, 2 ये है, लिख कर जोड़ेंगे, इनको निशान चेंज नहीं होगा, तो जोड़ेंगे तो ये प्लस माइनस कट गया, 10 2 12D, इसको जोड़ेंगे 48, तो D बराबर 48/12 कितना आ गया, 4, D का मान आ गया, ठीक है ना। अब देखो समीकरण 1 में रखेंगे D का मान, तो समीकरण 1 क्या है आपका, -A + 2D बराबर 5, तो -A पे A, 2 पे 2, D पर 4 रख देंगे, निकाले हो, बराबर 5, तो -A + 2 × 8 बराबर 5, नंबर को नंबर की साइड भेजेंगे, प्लस का माइनस हो जाएगा, तो A बराबर -D, माइनस कट गया दोनों साइड, A बराबर 3 आ गया। अब हमको निकालना तो ये था, स्टार्टिंग में मैंने इसलिए बताया, फॉर्मूला अप्लाई किया था, तो इसमें A और D का पता चल गया, तो A पर A रख दिया, D पर D रख दिया, ठीक है। A पर 3, D पर 4 रख दिया, ब्रैकेट तोड़ेंगे, 4 को N से किया 4N, फिर 4 एकम 4, 3 में से 4 जाएगा -1, 4 N ऐसे लगा देंगे, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी फॉर्मूले को लगाने के लिए पहले A निकाला गया, फिर D निकाला गया, नहीं किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी। ये आपका आंसर नंबर कौन सा हो गया, आंसर नंबर 4 हो गया। जहाँ भी डाउट होगा तुरंत समझना, बोलना, कमेंट करना, ठीक है ना। ये आपका आंसर नंबर 4 है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5, केंद्र O वाले वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं AB AC खींची गई हैं, सिद्ध कीजिए इस प्रकार बना चतुर्भुज ABOC चक्रीय है। तो आंसर 5 देखो, आंसर 5 में चित्र इस प्रकार बनेगा, ध्यान से देखो, AB बराबर AC, स्पर्श रेखा बराबर होती है, दिया है, तो ध्यान से देखो, एंगल B बराबर C के होगा, एंगल B बराबर होगा एंगल C के, और लिख दो ब्रैकेट में क्या, स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंबवत होती है। रीजन जरूर लिखा करो, ठीक है ना। तो ये दोनों 90 के हो गए। साथ ही ध्यान से देखो, BOC एंगल ये वाला, ठीक है ना, ध्यान में रखना, ये गलती से ये O बना नहीं, इसको समझो कुछ नहीं है, ये गलती से लिख दिया गया, तो यहाँ पर हो रहा है BOC, ठीक है ना। तो BOC देखो एंगल B, ध्यान से समझो, BOC ये एंगल प्लस A
और ये बराबर होगा 180 के। क्यों होगा, लिख दो, सम्मुख कोण का युग्म संपूरक यानी 180 होता है। इसी प्रकार फिर से देखो ध्यान से, क्या लिखोगे, ये सी एंगल प्लस बी बराबर 180, क्योंकि 90-90 तो ऊपर भी प्रूव किए हो और 90-90 सम्मुख भी हो रहा है तो 180 निकलेगा। तो लिख सकते हो सम्मुख कोणों का युग्म संपूरक यानी 180 होता है। अतः चतुर्भुज ABOC एक चक्रीय चतुर्भुज है। समझ में आया, रीजन के साथ आंसर। ठीक है। 5 क्वेश्चन 6 देखो, आंसर नंबर क्वेश्चन 6 है बच्चों। एक बहुमंजिला भवन के शीर्ष से देखने पर किसी 8 मीटर ऊंचे भवन के शीर्ष तथा पाद के अवनमन कोण क्रमशः 30-45 हैं। तो ऊंचाई भी निकालना है और दोनों भवनों के बीच की दूरी भी निकालना है। √3 बराबर 1.732 का इस्तेमाल करना है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, आंसर बड़ा है, तो अच्छे तरीके से समझो, समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। आंसर देखो, आंसर नंबर 6, चित्र इस प्रकार बनेगा। ठीक है ना, ये ध्यान में रखना, चित्र इस प्रकार बनेगा। बीच की दूरी निकालना है और ऊंचाई पूरी ए बी निकालना और BQ निकालना, दो चीज़ें निकालना है। ये दूरी हो जाएगी और ये पूरी H ऊंचाई हो जाएगी। अब ध्यान से समझो, ठीक है। बहुमंजिला भवन की ऊंचाई, ये पूरी बहुमंजिला जो भवन है इसकी ऊंचाई क्या होगी, AB है, A और ये B, तो AB हुई ना। ठीक है। आगे देखो, पूरे स्टेप को ध्यान से समझना, समझ में आ जाएगा, बड़ा है कोई बात नहीं। तो AB बराबर, इसमें दो चीज़ें हैं, AD प्लस DB, दो चीज़ें जुड़ रही हैं तो लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखो, इधर PQ दे रखे हैं 8, तो देखो PQ बराबर, ध्यान से समझो, PQ बराबर होगा DB यानी BD के। तो BD या DB की जगह हम 8 रख सकते हैं ना, ये चीज़ें तो गिवन है। तो AB बराबर AD प्लस 8, BD की वैल्यू यहाँ से 8 रख दी गई। ठीक है ना, क्वेश्चन मार्क लगाकर यहीं पर छोड़ दिया, ध्यान से समझना। फिर त्रिभुज ABQ में देखो ध्यान से, ABQ में, इस त्रिभुज में, ठीक है ना, इस त्रिभुज में tan 45 ये दे रखा है, तो 45 के अकॉर्डिंग लगाएंगे लंब बटे आधार। तो लंब कितना, ये पूरा AB रख दिया। ठीक है ना, और AB बराबर है AD प्लस 8 के, तो हम रख दिया AD प्लस 8 यहाँ पर, और नीचे BQ आधार है, BQ रख दिया। समझ में आया। तो tan 45 की वैल्यू 1 होती है, बराबर AD प्लस 8 बटे BQ बटे 1 लगाकर त्रिज्या गुणा करेंगे आर पार, तो BQ बराबर हो जाएगा AD प्लस 8, समीकरण 1 मान लिया, ध्यान में रखना ये चीज़। ठीक है। आगे देखो, अब त्रिभुज ADP में देखो, ADP में इस त्रिभुज में ध्यान से समझो, tan 30 लगाएंगे, 30 दिया हुआ है, तो tan 30 बराबर लंब बटे आधार। तो लंब किसका होगा, इसका AD बटे आधार BPD। ठीक है ना, PD होगा या DP, एक ही बात है, चाहे DP बोलो चाहे PD बोलो। तो DP बराबर BQ के, ये DP बराबर है इस BQ के, ये भी ध्यान में रखना, ये दोनों आपस में बराबर हैं। ठीक है, तो इसकी वैल्यू रख दो फटाफट, ध्यान से समझना तभी समझ में आएगा। तो tan 30 के 1/√3, लंब कितना रखोगे AD, और ध्यान से समझो DP बराबर BQ के है, बस यही चीज़ कन्फ्यूजन देगी आपको। DP बराबर BQ है, तो ये दोनों बराबर हैं और ये इसके बराबर है, तो ये DP बराबर BQ की बात हो रही है। तो ध्यान से समझो, BQ कितना है, DP बराबर BQ, दिमाग लगाओ यहीं पर, DP बराबर BQ और BQ निकाले हो समीकरण 1 में AD प्लस 8, तो DP BQ के बराबर है, तो हम AD प्लस 8 नीचे रख सकते हैं ना इसकी जगह, तो वही रख दिया गया। तो tan 30 पर 1/√3 AD प्लस AD बटे AD प्लस 8 ये आया हुआ है, क्योंकि ये AD प्लस 8 BQ के बराबर है। DP की वैल्यू यहाँ से नीचे रख दी गई है। आगे देखो, तो फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें ध्यान से समझो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो तिरछा गुणा करोगे तो AD प्लस 8 √3 का AD से होगा, कितना आ जाएगा। अब 8 इधर रहेगा, AD इधर आएगा, माइनस हो जाएगा, इसमें से AD कॉमन ले लेंगे तो √3 - 1 आ जाएगा। तो AD बराबर ये इधर आएगा, बटे में हो जाएगा, तो 8 बटे √3 - 1, या AD की वैल्यू, अब देखो √3 - 1 का हम हर का परिमेयकरण करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, ध्यान समझो, ये हर का परिमेयकरण करेंगे तो क्या लिख सकते हैं। ठीक है, ये समझना है आपको। तो देखो ध्यान से, थोड़ा ऊपर स्लाइड करते हैं हम, तो नीचे √3 - 1 है, तो प्लस में करके ऊपर नीचे इसी से गुणा करेंगे, ऊपर इसका इससे गुणा होगा, ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, ध्यान रखना नीचे। ठीक है ना, तो ऊपर तो ऐसे लिख दिया गया, 8 √3 + 1 लिख दिया गया, और नीचे देखो ध्यान से, √3 का स्क्वायर 3 निकलेगा, 1 का गुणा करेंगे ये फॉर्मूले पर, A² - B² तो 1 आएगा।
ठीक है। देखो √3 गुणे √3, तो जोड़े में से 3 निकलेगा, जोड़ा बन जाएगा इसका, ठीक है। तो वही आएगा। तो आगे 3 में से 1 जाएगा, 2 ऊपर 8, 2 से काटेंगे 2 चौके 8, तो 4 √3 ब्रैकेट में √3 + 1, ठीक है ना, ध्यान रखना। अब ये किसका मान है? AD का, AD का मान है, और ऊंचाई AB निकालना है, AB निकालना है, ध्यान से समझो। ऊपर चल रहा हूँ, यहाँ भूलना मत, ध्यान से समझना। तो इसमें AB निकालना है, तो AB बराबर क्या है? AD + 8, AD + 8, ये दिमाग में रखो। तो देखो ध्यान से, आगे वही किया गया है, ऊंचाई AB निकालेंगे तो AB बराबर है AD + 8 के। AD पर AD कितना निकाले हो? AD तुम ये निकाले हो 4 √3 + 1 रख दिया, +8 पे 8। अब देखो ब्रैकेट तोड़ेंगे, 4 को √3 से गुणा करेंगे, 4 √3, फिर 4 एकम 4 + 8, तो देखो 4 पे 4, √3 की वैल्यू क्वेश्चन में दिया था तो रख दिया गया, +4 + 8 वैसे लिख दिया गया। तो 4 को इससे गुणा किया, इतना आ गया, 8 4 12 हो गया, जोड़ेंगे तो 18.928 मीटर। ये क्या आ गई? ऊंचाई, ऊंचाई आई है, और दूरी भी निकालना है। तो ध्यान से देखो, दूरी निकालना है। अब एक चीज़ यहाँ पर ये समझना, दोनों भवनों के बीच की दूरी, तो दूरी BQ है, देखो ध्यान से, BQ ये समझना, बस यही समझना है, BQ दूरी है। ऊंचाई तो AB निकाल लिया आपने, अब क्या BQ निकालना है। तो BQ बराबर, ध्यान से देखो, BQ बराबर किसके है? AD + 8 के, AD + 8 के। तो फिर से वही चीज़ आ रही है, तो आंसर तो वही इसका भी आएगा, ठीक है ना। लेकिन ये समझ लेना, ठीक है ना, और लिखना। तो AD + 8 लिख दिया गया, BQ बराबर AD पर 4 √3 + 1, इसकी वैल्यू रखकर फिर से सोल्व करोगे, वही आएगा, या डायरेक्ट लिख दो, ठीक है ना। यही आंसर है, क्योंकि यही चीज़ फिर से अभी सोल्व आपने किया है, ध्यान से देख लो, यही चीज़ फिर से आपने सोल्व किया है, ठीक है। और ये इसके बराबर भी निकल रही है, यही चीज़ सोल्व की हो ना, देखो ध्यान से, AD + 8 तो वही आएगा, तो ये भी सोल्व करोगे तो वही आएगा। समझ में आया? आंसर नंबर 6 हो गया। फिर भी डाउट होगा ज़रूर बताना, ठीक है ना, ये चीज़ ध्यान में रखना, ठीक है। समझ में आया ना? अब देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, एक कंपनी ने 50 स्कूटर की माइलेज ज्ञात कर की और निम्न आंकड़े दिए। ये है, माध्य बहुलक निकालना है और अंतर निकालना है। 3 चीज़ें, माध्य निकालो, बहुलक निकालो, अंतर निकालो। तो आंसर 7 और लास्ट। देखो ध्यान से, अभी ये 2 बॉक्स दिए थे, बस इस पर फोकस करो, इससे मतलब नहीं है। इसमें देखो सबसे बड़ा नंबर 13, तो ये F1 हो गया, ऊपर वाला F0 हो गया, नीचे वाले F2, लाइन से बनेगा F1 F0 F2, ठीक है ना। बहुलक के लिए पहले बहुलक निकालने हैं, ठीक है ना, इस बॉक्स पे ध्यान देना। और इसी के अकॉर्डिंग हम देखेंगे तो ये L होगा 160, और बीच में कितना गैप चल रहा है? H 20 का, ठीक है ना, 20 आ गया। तो बहुलक के लिए देखो, पहले बहुलक निकाल लेते हैं, ठीक है ना, फिर निकालेंगे माध्य। तो ध्यान से देखो, L इतना आ गया, इतना आ गया, फॉर्मूला अप्लाई किया, तो इसकी वैल्यू रख दी गई है, ठीक है ना। L पर 160, F1 13 माइनस F0 8, 2 F1 2 गुणे 13 माइनस F0 8 और F2 10। वैल्यू ध्यान में रखना, इससे वैल्यू समझना, वैल्यू यहाँ पर इसीलिए मैंने लिख रखा है, कन्फ्यूज़न ना हो। F1 F0 F2 L H, ठीक है। उसके बाद में सॉल्व करेंगे, 160 पे 60, 13 में से हट जाएगा 5 बटे 13 दूना 26, माइनस माइनस प्लस 10 8 18 और 20 पर 20। आगे सॉल्व किया तो 20 पंचे 100 और 26 में से 18 गया 8, 100 में 8 से भाग करेंगे 12.5 आएगा, 160 में जोड़ लेंगे तो 172.5 आ गया आपका बहुलक। समझ में आया? बहुलक तो इजी है। अब देखो माध्य के लिए, माध्य के लिए देखो, माध्य भी निकालना है। तो माध्य के लिए एक तो x निकालो, x इन दोनों का आधा करते हैं, तो 100 में 120 जोड़ेंगे, 220 का आधा 110, फिर 120 140 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा? 120 140, ध्यान रखना 260 आधा करोगे तो आएगा 130, तो 2 निकल आया, 20 का गैप चल रहा है, तो 120 130 में 20 जोड़ो, 150 में 20, 170 में 20 जोड़ो, 190, ऐसे निकाल लो डायरेक्ट, ठीक है ना, या दोनों को जोड़कर आधा करो, आपकी मर्जी है। अब आगे fx निकालेंगे, 7 को 110 से किया इतना आया, 12 को 130 से करेंगे इतना आएगा, 8 को 150 करेंगे इतना आएगा, 13 को 170 से करेंगे इतना आएगा, 10 को 190 से करेंगे इतना आएगा। इसको टोटल जोड़ेंगे, सिग्मा लगाकर f माना 50 आया, इसको टोटल जोड़ लिया, सिग्मा fx मान लिया 7640 आया। समझ में आया? यहाँ पर ये मत सोचना ये तो उसके लिए बहुलक के लिए था, नहीं सोचो ये क्यों बीच में आ रहा है, ठीक है ना। तो ये समझ में आ गया। तो सिग्मा f आ गया 50, सिग्मा fx आ गया 7640, तो निकालेंगे माध्य। तो माध्य बराबर होता है सिग्मा fx बटे सिग्मा f, तो सिग्मा fx 7640 आया, सिग्मा f 50 भाग कर लेंगे 152
0.8 आ गया माध्य। ठीक है ना। तो अंतर निकालेंगे, बहुलक माइनस माध्य, बहुलक पर बहुलक रख दिया, माध्य पर माध्य जो आया रख दिया, घटाने पर अंतर भी आ गया 19.7। तो तीनों चीज़ें आ गई। बहुलक ये है, ठीक है ना, ये बहुलक है और ये माध्य है और अंतर है। ठीक है ना। तो इसी के साथ आपकी ये वर्कशीट, असेसमेंट वर्कशीट कंप्लीट हुई। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। फिर भी कहीं पर डाउट है तो कमेंट कर सकते हो, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर सकते हो, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर।